गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर अपना पहले से भी कंप्लीट है, रिवीजन भी हो चुका है। अब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप लोग अच्छी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना, वीडियोस देखना। इसके बाद क्वेश्चन आनवर्ड्स की तरफ हम लोग डिस्कशन की तरफ जाएंगे। एसिड के बारे में सबसे पहले 7th क्लास में आप लोगों के पास एक चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि साइंस में था। उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पहले से ही पता हैं। एसिड के बारे में जो पुरानी कॉन्सेप्ट जो अपने माइंड में है कि एसिड आर सब्सटेंस दैट आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड के बारे में जहाँ तक आप लोगों को पहले से ही पता है कि एसिड जितने भी हैं ये सॉर हैं। अगर इनको टेस्ट किया जाए तो थोड़ा खट्टे खट्टे से लगेंगे अपने को, और ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को या ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे। रेड यानी ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा अगर एसिड में डाला जाए। एसिड वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लैटिन का नाम दे रहे हैं, एसिडस से बना हुआ है। इसका मतलब ही होता है सॉर टू टेस्ट। जो टेस्ट में यानी सॉर हैं, खट्टे हैं, उनके लिए हम लोग एसिड वर्ड यूज़ करते हैं। अभी नई डेफिनेशन काफ़ी हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वो डेफिनेशन है जो हम पहले से ही जानते हैं। इसी के पैरेलल में बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने को बिटर इन टेस्ट इनका है, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस सिंपल टेक्निक से हम एसिड या बेस को पहचान सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस, कौन सब्सटेंस एसिड है और कौन सब्सटेंस बेस है। बुक में चूँकि इन्होंने शुरू में ही एक एंटासिड से अपने चैप्टर को स्टार्ट किया है, और आपको सबको पता है कि अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उस केस में उसको इनो या बेकिंग सोडा या इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं जिससे स्टमक के अंदर जो एसिड बना हुआ है वह न्यूट्रलाइज हो जाए, और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। तो थर्ड पार्ट सॉल्ट है जो कि लास्ट में डिस्कस होगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम लोग एसिड और बेस पर डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे एसिड की कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे लेमन जूस है, सबको पता है। इसी तरह से अगर हम मैंगो लें जो कि बिना पका हुआ है, इसे आंवले को ले सकते हैं, या इस तरह से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस तरह देखा जाए सॉर टेस्ट की हैं, उनमें कोई न कोई पर्टिकुलर एसिड पहले से अवेलेबल है। और इसी तरह से बेस को देखा जाए, बेस के सेंस में हम देखा जाए सोप को ले सकते हैं। इसी तरह से हम बेस के केस में देखा जाए तो बेकिंग सोडा को ले सकते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेस या बेसिक सब्सटेंस अवेलेबल हैं, जिससे कि उनका टेस्ट यानी एसिड वाले सब्सटेंस का सॉर है और बेस वाले सब्सटेंस का टेस्ट बिटर है। अब इसके आगे देखा जाए एसिड और बेस इंडिकेटर्स की बात हम लोग थोड़ा करना चाहेंगे। आपको सबको पता है कि एसिड और बेस ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर बाई चांस उनको टेस्ट किया जाए तो हो सकता है कि वो कोरोसिव हों, अपनी स्किन को जला दें और अपने को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए एसिड या बेस को टेस्ट करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, या कौन सा मटेरियल एसिडिक है या बेस है, हम कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। उन्हीं को हम एसिड बेस इंडिकेटर का नाम देते हैं। अब जैसे एसिड बेस इंडिकेटर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस which can be used to indicate the presence of an acid or a base in a solution by change in color। यानी ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको एसिड में अगर हम डालें या बेस में उनको मिलाएं तो अपना कलर चेंज करके ये इंडिकेट करेंगे कि हमारा ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इसीलिए ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड बेस इंडिकेटर का नाम देते हैं। अब इसमें लिटमस सबसे पहले से ही अपने को पता है कि चूँकि लिटमस ऐसा सब्सटेंस है, लिटमस के देखिए लैब में सॉल्यूशन भी अवेलेबल होते हैं और पेपर स्ट्रिप भी अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दोनों अवेलेबल होते हैं, दोनों लैब में अवेलेबल हैं, हो सकता है आप लोगों ने पहले से भी देखा हो। तो अगर हम ब्लू लिटमस की स्ट्रिप अगर एसिड में डालेंगे तो वह रेड हो जाएगी। तो जब ब्लू लिटमस किसी सब्सटेंस में डाला गया और वह रेड हो गया तो इसका मतलब हमारा सब्सटेंस एसिड है या एसिडिक नेचर का है। इसी सेम कंडीशन में
अगर हम रेड लिटमस को लेकर के अगर हम बेस में मिलाते हैं तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा वो सब्सटेंस या तो बेस है या उसका नेचर बेसिक है। अब हमारे पास देखा जाए हम एसिड बेस इंडिकेटर के रिस्पेक्ट में बेसिकली 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो हम लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन को एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। एक हम फिनाप्थलीन, ये एक लिक्विड सोल्यूशन है जो लैब में अवेलेबल है, कलरलेस कैटेगरी का है। और एक मिथाइल ऑरेंज, ये तीनों मटेरियल अपने लैब में अवेलेबल भी हैं और एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो लिटमस को जैसा कि हम लोग पहले से ही पता है कि इसका एसिड सोल्यूशन के अंदर रेड कलर होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर देखा जाए ये पर्पल कलर शो करेगा और बेस सोल्यूशन के अंदर ब्लू कलर शो करेगा। ऐसे ही फिनाप्थलीन एसिड के अंदर कलरलेस रहेगा, एसिड में उसका कोई कलर नहीं आएगा। बेस सब्सटेंस में देखा जाए बेस में ये कलरलेस न्यूट्रल सोल्यूशन में ये कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन बेसिक मिलेगा तुरंत ये पिंक कलर का या रेड कलर का हो जाएगा। किसी किसी बुक में पिंक अवेलेबल है वर्ड और किसी किसी में रेड अवेलेबल है। मिथाइल ऑरेंज ये भी अपने पास देखा जाए एक सोल्यूशन है, इंडिकेटर है। एसिड सोल्यूशन के अंदर ये रेड कलर का होगा, बेस सोल्यूशन के अंदर न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर ऑरेंज कलर का होगा और बेस सोल्यूशन के अंदर देखा जाए येलो कलर ऑप्ट करेगा। तो इस तरह से अगर बाई चांस हम किसी सोल्यूशन के अंदर हमें पता ही नहीं कि वो एसिड है या बेस है, हमने लिटमस सोल्यूशन डाला और अगर लिटमस सोल्यूशन वहाँ जा कर के रेड हो गया तो हमारा एक इंडिकेशन हो जाएगा कि वो हमारा मटेरियल एसिड है या एसिडिक नेचर का है। ऐसे ही अगर वो ब्लू कलर का हो गया तो बेस या बेसिक नेचर का है। ऐसे फिनाप्थलीन एसिड सोल्यूशन में डाला जाएगा तो कलरलेस ही रहेगा पूरी तरह से, लेकिन बेस में पिंक कलर या रेड कलर ऑप्ट कर लेगा। ऐसे मिथाइल ऑरेंज देखा जाए ये एसिड के अंदर अपना रेड कलर रहेगा, तो अगर एसिडिक मटेरियल के अंदर या एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप 1-2 ड्रॉप अगर हम डालेंगे तो रेड कलर ऑप्ट कर लेगा, और अगर हमारा सोल्यूशन बेसिक है तो येलो कलर ऑप्ट कर लेगा। इससे रिलेटेड एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी अपने एनसीईआरटी में अवेलेबल है, हम लोग थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अपने एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी बड़ी अच्छी से दी गई है जिसमें एसिड और बेस से रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है। जब भी आप लोग नोट्स प्रिपेयर करना तो इस एक्टिविटी को ज़रूर मेंशन करना। इसमें काफ़ी कुछ इंडिकेशन हमारे सामने है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है। अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जाकर के रेड कलर इम्पार्ट करेगा। रेड लिटमस सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कोई कलर इसका चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही बना रहेगा। फिनाप्थलीन चूँकि एसिड है इसलिए कलरलेस रहेगा। और मिथाइल ऑरेंज ये पिंक कलर ऑप्ट कर लेगा, स्पेशली देखा जाए एसिड के अंदर या रेड कलर ऑप्ट कर लेगा, इसलिए मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर पिंक इन्होंने अवेलेबल लिखा, लेकिन आप रेड भी इसको मेंशन कर सकते हो। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो ये जो ऊपर के 3-4 एग्जाम्पल्स हैं ये स्पेशली देखा जाए 3-4 एग्जाम्पल एसिड के हैं। अगर इस सब्सटेंस में अगर हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा, अगर हम रेड लिटमस सोल्यूशन को डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। फिनाप्थलीन इंडिकेटर कलरलेस का कलरलेस रहेगा और मिथाइल ऑरेंज रेड कलर ऑप्ट कर लेगा क्योंकि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है। और नीचे के 4-5 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें ये सब के सब बेस हैं। अगर इसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन डाला जाएगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, सब में नो चेंज आएगा। अगर हम रेड लिटमस सोल्यूशन को यूज़ करेंगे तो उस केस में देखा जाए ये रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, तो ये सब में देखा जाए ब्लू कलर में कन्वर्ट हम लोग लिखेंगे। फिनाप्थलीन का नेचर होता है कि बेसिक सब्सटेंस के अंदर देखा जाए वो पिंक कलर या रेड कलर ऑप्ट करता है, तो इन चारों एग्जाम्पल में ये पिंक या रेड कलर ऑप्ट कर लेगा, हमें पिंक या रेड मेंशन करना पड़ेगा। और लास्ट में मिथाइल ऑरेंज जो कि बेसिक सब्सटेंस में येलो कलर ऑप्ट कर लेता है। ये 3-4 एग्जाम्पल हमारे सामने जो ऐसे हैं जिसमें वो येलो कलर ऑप्ट कर लेगा। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि कभी भी एसिड या एसिडिक सोल्यूशन लिया जाए या बेस या बेसिक सोल्यूशन लिया जाए तो ब्लू लिटमस रेड होगा एसिड में, लेकिन बेस में ब्लू लिटमस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एसिड के अंदर रेड लिटमस सोल्यूशन देखा जाए कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस में ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनाप्थलीन एसिड के अंदर कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस के अंदर पिंक या रेड कलर में चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर रेड कलर इम्पार्ट करेगा और बेस के अंदर येलो कलर इम्पार्ट करेगा।
इस एक्टिविटी को आप लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना। ऑलरेडी बुक में इन्होंने बना रखा है एक्टिविटी को, और अच्छी तरह से इसको अपने नोट्स में प्रिपेयर लिखना भी है, जिससे कि अपना कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर वे में आगे बढ़े। अब इसके आगे देखा जाए, हम लोग कुछ ऐसे भी इंडिकेटर को यूज़ करते हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का नाम देते हैं। ये इस पर भी कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन अपने बोर्ड में आ जाते हैं। ऑल्फैक्टरी का रिलेशन स्मेल से है कि उसका ओडर क्या है। तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, द सब्सटेंस हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड के अंदर देखा जाए अपना अलग स्मेल दे देंगे, और बेस के अंदर अगर उनको मिला दिया जाए या बेसिक सब्सटेंस में उनको मिला दिया जाए या बाई चांस मिल जाए तो वो अपना स्मेल चेंज करके, ओडर चेंज करके ये इंडिकेट करेंगे कि हमारा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ऐसे सब्सटेंस को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का नाम देते हैं। इसमें देखा जाए सबसे अच्छा एग्जांपल है रॉ ऑनियन, जो कि हम लोग देखा जाए यूज़ करते हैं। इस तरह से वेनिला एक्सट्रैक्ट है और क्लोव ऑयल है। ये तीनों एग्जाम्पल अपने बुक में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये ऑनियन स्ट्रिप बनाने की एक एक्टिविटी भी छोटी सी बुक में ऑलरेडी दी गई है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का नाम देंगे, क्योंकि ये एसिड के अंदर या बेस के अंदर अपना स्मेल चेंज करके, अपना ओडर चेंज करके अपने को क्लियर करेंगे या इंडिकेट करेंगे कि हमारा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इसलिए इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का नाम देंगे। तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। और ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका रिलेशन आगे मेटल नॉन मेटल से भी, मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर से भी मिलेगा। इसलिए यहाँ पर अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह से किया जाए तो मेटल नॉन मेटल को पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए। अब हम लोग इसके आगे अगले स्टेप में देखा जाए, एसिड की तरफ हम लोग डिटेल स्टडी की तरफ मूव करना चाहेंगे। तो एसिड का सिंपल मतलब ये है कि हम एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। मीन्स ऐसे एसिड जो कि अपने को नॉन लिविंग सोर्स से अवेलेबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड का नाम देते हैं। ज़्यादातर लैब में हम लोग देखा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का यूज़ बहुत करते हैं, H2SO4 का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हम HNO3 का यूज़ हम लोग करते हैं। ये सब एसिड ऐसे हैं जो कि मिनरल एसिड में कंसिडर होते हैं, या इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड का नाम देते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग सोर्स या मिनरल से इनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। एक ऑर्गेनिक एसिड देखा जाए नेचर के अंदर काफ़ी अवेलेबल हैं, जो एनिमल या प्लांट से एसिड मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड का नाम देते हैं। जैसे कि देखा जाए हम लोग एसिटिक एसिड CH3COOH का यूज़ करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड COOH होल ट्वाइस, ये सब हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। साइट्रिक एसिड देखा जाए जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें अवेलेबल हैं। तो ऐसे एसिड के लिए हम लोग देखा जाए कि हम ऑर्गेनिक एसिड का नाम देंगे जो हमें एनिमल या प्लांट से अवेलेबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं। फर्दर देखिए हम लोग एसिड को डिवाइड करना चाहेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की छोटी सी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए देखिए 2 टर्म हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे, एक तो कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है कि ऐसा एसिड जिनमें वाटर का अमाउंट बहुत कम है या नहीं है। मतलब या तो वाटर उसके अंदर एब्सेंट है, पूरा का पूरा 100% एसिड है, या उसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट वाटर का है, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड का नाम देते हैं। और अगर एसिड के अंदर वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और उसमें एसिड का अमाउंट कम है तो उसके लिए डाइल्यूट एसिड का हम नाम देते हैं। जैसे घर में देखा जाए जो इन्वर्टर की बैटरी के अंदर एसिड हम लोग डालते हैं, ये डाइल्यूट एसिड में आती है। कंसंट्रेटेड एसिड देखा जाए जैसे लैब में काफ़ी हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड यूज़ करते हैं, काफ़ी केमिकल कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड का यूज़ करते हैं। और इसी तरह से डाइल्यूट एसिड का भी यूज़ हम लोग काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्लेस पर करते हैं। अब आगे की तरफ देखा जाए हम लोग एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की बात करेंगे। इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ 2 अलग अलग प्रॉपर्टी का डिस्कशन होगा। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले देखिए टेस्ट। सबको पता है एसिड जितने भी हैं सॉर टेस्ट के हैं, लेकिन किसी भी एसिड को बिना अच्छी तरह से जाने समझे आप लोगों को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान में रखिएगा कि इनका टेस्ट सॉर है, क्योंकि हो सकता है कि वो एसिड अपने लिए हार्मफुल भी हो सकता है। फिज़िकल स्टेट में देखा जाए
ज़्यादातर एसिड हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, कुछ एसिड हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी अवेलेबल होते हैं, और कुछ एसिड ऐसे भी हैं जो कि अगर हम उनको प्रिपेयर करते हैं तो उस समय वो गैसेज स्टेट में भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर एसिड लिक्विड स्टेट में हैं, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड या ऐसे हमारे पास एसिड हैं जो कि सॉलिड स्टेट में भी हैं। इफ़ेक्ट ऑन इंडिकेटर, जैसा कि पहले से ही डिस्कस है कि अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर कलरलेस रहेगा, मिथाइल ऑरेंज देखा जाए वो रेड कलर इम्पार्ट करेगा। तो ऐसे अलग अलग इंडिकेटर एसिड के अंदर अपना अलग अलग कलर इम्पार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर एसिड या एसिड का सॉल्यूशन वाटर में बना दिया जाए और उसमें करंट पास किया जाए तो करंट अच्छी तरह से पास होगी, क्योंकि जितने भी एसिड हैं ये सब वाटर में डिज़ोल्व होकर के आयन देते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए हमें आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है, और हमारे एसिड सोल्यूशन या बेस सोल्यूशन में आयंस बन जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने को दिखेगी, मिलेगी। अब इसके आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करना चाहेंगे। आपको सबको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल की तरफ बढ़ेंगे। जितने भी एसिड हैं अगर उनका रिएक्शन मेटल से करा दिया जाए, लेकिन मेटल को हम ध्यान रखेंगे कि एक्टिव मेटल लेना पड़ेगा जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो सब के सब मेटल एसिड से मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम HCl को ले लें और इसमें हमने मैग्नीशियम डाल दिया। अब HCl देखा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मैग्नीशियम अपना सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनाते समय आपने वही पुरानी टेक्निक जो हम लोग पहले से ही कैटायन एंड आयन की वैलेंसी एक्सचेंज करके बनाते हैं, उसी तरीके से आप लोग बनाना। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर देखिए लिबरेट होगी। अगर हम सपोज़ करो H2SO4 ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और इसमें हम जिंक डाल देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जो अपवर्ड एरो है ये गैस का इंडिकेशन है। या अगर हम HNO3 ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं और कोई भी इसके अंदर मान लीजिए कि हम सोडियम ही डाल दें, तो अब यहाँ पर देखा जाए NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी। इक्वेशन हो सकता है आपको अनबैलेंस मिले, ये तो आप लोगों को पहले से ही बैलेंस करना आता है, तो आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं अगर इनका रिएक्शन किसी एसिड से करा दिया जाए तो मेटल अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इससे रिलेटेड अपनी बुक में एक अच्छी सी एक्टिविटी गिवन है, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। अपने बुक में इन्होंने एक एक्टिविटी स्पेशली मेटल और एसिड से रिलेटेड ले रखी है, जो आपके सामने थोड़ा सा देखो डिस्कशन है, बुक में भी एक्टिविटी ऑलरेडी बनी है। इसमें देखिए हम लोगों ने स्टैंड ले रखा है और यहाँ पर देखो हमने एक टेस्ट ट्यूब लगा रखा है। टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया है और इसमें जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के छोटे छोटे पीस हमने डाल रखे हैं, इसलिए जिंक ग्रेन्यूल वर्ड है। अब यहाँ पर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, तो वो हाइड्रोजन देखो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पर सोप सोल्यूशन हमने ले रखा है और सोप सोल्यूशन में आएगी और बबल बना करके देखिए निकलेगी। सोप सोल्यूशन लेने का पर्पज़ यही है कि गैस ऐसे बबल के फॉर्म में बाहर आए। और यहाँ पर बर्निंग कैंडल देखो, जलती हुई कैंडल, ये अगर हम सोप सोल्यूशन इसके पास ले जाएंगे बबल के पास, तो जो कि हाइड्रोजन पॉप साउंड को क्रिएट करता है, जलता है, तो पूरा गैस, वो जो बबल बाहर आ रहा है हाइड्रोजन गैस का, वो पूरा एक एक बबल एक एक साथ यानी बर्न होगा और पट पट ऐसी साउंड सुनाई पड़ेगी, जिसको हम पॉप साउंड टेस्ट का नाम देते हैं। तो हाइड्रोजन को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास यही है, पॉप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन गैस क्रिएट करती जलने के बाद। तो यहाँ पर हमने एसिड लिया है, डाइल्यूट एसिड, उसमें जिंक ग्रेन्यूल या कोई भी मेटल का पीस, एक्टिव मेटल का पीस हम डाल सकते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ होगी और यहाँ पर देखा जाए सोप सोल्यूशन से होकर के बबल के फॉर्म में बाहर आएगी। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं वह सब के सब एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो मेटल अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। इस वीडियो में हम केवल इतना सा डिस्कशन करेंगे, आगे की केमिकल प्रॉपर्टी अगले वीडियो में डिस्कस होगी। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ना, वीडियो एक बार या दो बार ज़रूरत पड़ेगी 2 बार देखना, NCERT को अच्छी तरह से डिस्कस करना और फिर इसके बाद
नोट्स बनाने की तरफ आप लोग नोट्स बनाना आप लोग फेयर में। थैंक यू।